कविता मुंबई चैनल के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत पिछले रविवार को हुई है और एक कार्यक्रम पिछले रविवार को हुआ, इसे ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। आज जैसा कि पोस्टर में डिक्लेयर किया था, आज ये द्विभाषी कवि गोष्ठी थी, जिसमें संजय पंड्या जी आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, किसी इमरजेंसी की वजह से। तो आज के इस कार्यक्रम को हम एकल कविता पाठ में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके लिए प्रख्यात अ, कवि आदरणीय भास्कर चौधरी यहाँ उपस्थित हैं। आपका स्वागत है भास्कर भाई। और क्योंकि आज नमस्कार भाई। जी, जी, आज कुछ समय रहेगा तो इसलिए हम एक दो कविताएं कौशल जी से भी सुनेंगे, जो कि वैसे वक्तव्य के लिए यहाँ मौजूद हैं, आमंत्रित हैं। कुछ कविताएं मयंक जी से भी सुन लेंगे और इस तरह से आज हम अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय भास्कर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। उनका परिचय मैं दे दूं। मेरा ख्याल है मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। आ रही है। तो अगस्त 1969 में रामानुजगंज सरगुजा छत्तीसगढ़ में भास्कर चौधरी जी का जन्म हुआ। दो कविता संकलन आपके हैं, कुछ हिस्सा तो उनका भी है, और दूसरा संकलन है 50 चयनित कविताओं का, जिसे न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। एक किताब आपकी यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों की भी है, जिसका नाम है बस्तर में 3 दिन। बोधि प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। और दो काव्य संग्रह आपके प्रकाशनाधीन है, बचने ही चाहिए बच्चे एवं गजा और अन्य कविताएं। और ये दोनों किताबें क्रमशः न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली एवं बोधि प्रकाशन जयपुर से शीघ्र ही आ रही है। इसके अलावा लघु पत्रिका संकेत का 6ठा अंक आपकी कविताओं पर ही केंद्रित था। पिता श्री शीतेंद्रनाथ चौधरी के साथ मिलकर आपने सुधीर सक्सेना जी की कोविड के दौरान लिखी गई कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और ये पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा आपकी जो अन्य गतिविधियां हैं वो हैं, इनमें कुछ शामिल हैं। सुनामी के बाद आपने अपने दो मित्रों के साथ नागपट्टनम की यात्रा की और वहां बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा कार्यक्रम के तहत बच्चों को मदद पहुंचाने का आपने प्रयास किया। आनंदवन, ये बाबा आमटे का है भास्कर भाई, है ना? आनंदवन, ये जी। चंद्रपुर मतलब महाराष्ट्र। तो वहां की आपने यात्रा की है, अध्ययन यात्रा ही कहेंगे इसको। बस्तर की यात्रा आपने की है और शांति निकेतन की भी यात्रा की है। और इन सारी यात्राओं को आपने शब्द रूप में भी परिवर्तित किया ही है। सम्मान का जहां तक सवाल है, सूत्र सम्मान एक प्रतिष्ठित सम्मान है। 2019 में आपको ये सम्मान मिला। मैंने जन्म स्थान तो बताया, लेकिन फिलहाल भास्कर जी जो है कोरबा में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, और वहाँ वो अंग्रेजी की वो व्याख्याता हैं। अपने पास रख के बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ जी जी जी। तो भास्कर चौधरी इस समय कोरबा छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं और वहाँ एक संस्था में अंग्रेजी के व्याख्याता हैं। तो भास्कर भाई, ये जो नया संस्करण आपका आ रहा है, बचने ही चाहिए बच्चे, तो ये तो सभी जानते हैं कि बच्चों पर केंद्रित आपकी बहुत सी कविताएं हैं। बच्चे जो एक सामान्य स्थिति में रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो एक कवि की नज़र में आते ही हैं। इसके अलावा युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जो बच्चे होते हैं, खासतौर पर इस समय जो नज़ारा है गजा और इजराइल का, पहले भी कविताएं आपकी हैं फिलिस्तीन के ऊपर। तो एक पूरा का पूरा संग्रह इस विषय पर आ रहा है। तो जरा इसके जी। बारे में बताएं कि किस तरह से इसको आपने संकलित किया, और विषय एक आपने बच्चों को समर्पित एक संग्रह देखा जाए तो इस तरह का मेरी नजर में तो अभी तक आया नहीं। आप बताइए। प्रशांत भाई सही कह रहे हैं आप। सारी कविताएं बच्चों पर ही केंद्रित है और ये लगभग 20 से 25 वर्षों के दौरान लिखी गई कविताएं हैं।
से के आसपास से कविताएं मैंने शुरू की थी लिखनी। और जैसा कि आपने कहा युद्धरत जो इलाके हैं, खासतौर पे गजा और फिलिस्तीन के तमाम इलाके, यूक्रेन और सीरिया, इस तरह से कोई जगह फिलहाल तो बची दिखाई नहीं पड़ती जहाँ बच्चों को लेकर चिंता नहीं है। तो वो सारी चिंताएं मेरी कविताओं में भी कहीं न कहीं दर्ज कर रहा हूँ मैं लगातार, और उसी पर ये सारे सारे ये संग्रह है। लगभग 101 कविताएं हैं इस संग्रह में। तो अग्रिम बधाई आपको, ये संग्रह आपका आ रहा है और एक और किताब भी आ ही रही है। तो भास्कर जी शुरू करें अपना कविता पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, और आदरणीय कौशल किशोर जी, हृदयेश मयंक जी, आप दोनों को नमस्कार। और मैं एक छोटी सी इजाजत मैं लेना चाहता हूँ, छोटा सा एक कविता है दरअसल साईं बाबा की लिखी हुई, जिसको मैंने अभी सुबह ही इसका अनुवाद किया, लगभग घंटे भर कल ही पहले। उनका निधन हुआ। मुझे लगता आपकी है कि पोस्ट उससे भी पढ़े हम लोग, आपकी पोस्ट भी पढ़े फेसबुक वाली। जी जी, तो जी मुझे जी लगता है उससे ये आज मैं कविता पाठ का आगाज हाँ। करता हूँ और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नहीं, हम सब कविता है, मैंने मरने से इनकार किया। जब मैंने मरने से इनकार किया, मेरे बंधन खोल दिए गए। मैं घास की पत्तियों पर मुस्कुराते हुए लंबे चौड़े खुले घास के मैदान में आ गया। मेरी मुस्कुराहट वे झेल नहीं सके। मेरी मुस्कुराहट वे झेल नहीं सके। उन्होंने मुझे दोबारा बांध दिया। फिर जब मैंने मरने से इनकार किया कि मैं थक गया मेरे जीवन से, कैद करने वालों ने मुझे मुक्त कर दिया। मैं बाहर उगते सूरज की रोशनी में नहाए हरी भरी घाटियों की ओर चल दिया, मुस्कुराते हुए घास के तिनकों को उछलते देखने। मेरे चेहरे पर खिले मुस्कान को देखकर वे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मुझे फिर कैद कर लिया। मैं अब भी हठपूर्वक मरने से इनकार करता हूँ। दुख की बात यह है, उन्हें नहीं पता कि मुझे कैसे मारना है। दुख की बात यह है कि उन्हें नहीं पता कि मुझे कैसे मरने दे, इसलिए कि मुझे बढ़ते हुए घास की ध्वनियों से बेइंतहा प्यार है। इसलिए कि मुझे बढ़ते हुए घास की ध्वनियों से बेइंतहा प्यार है। और अब कुछ कविताएं मेरी पिछले 20-25 यानी 2-2.5 दशकों के बीच लिखी हुई कविताएं, छोटी कविताओं से आरंभ करता हूँ। वह बैल बूढ़ा उसने खुला छोड़ दिया। वह बैल बूढ़ा उसने खुला छोड़ दिया। चरे या मरे उसे क्या। क्या बात, चरे वाह। या मरे उसे क्या। पिता भी बैल की तरह। पिता भी बैल की तरह। दूसरी कविता है कि आलोक और अमित हमारे 2 बेटे, बस हम 4। इसके अलावा भी दुनिया है भाई। इसके अलावा भी दुनिया है भाई। और एक छोटी सी कविता और। ये बहुत ही जरूरी प्रहार है आज की जो न्यूक्लियर फैमिली और उसकी जो मेंटेलिटी, बच्चों और पत्नी के बाहर कोई है ही नहीं। हाँ बाकी आगे बढ़िए। एक और छोटी सी कविता कि हम कोस रहे हैं दिल्ली को। हम कोस रहे हैं दिल्ली को। हम मुखातिब है दिल्ली की ओर। हम मुखातिब है दिल्ली की ओर। और एकदम ताजा कविता एक पढ़ रहा हूँ, शीर्षक है कविता। हालांकि दुनिया के तमाम ताकतवर आमादा है बच्चों की दुनिया उजाड़ने को। हालांकि दुनिया के तमाम ताकतवर आमादा है बच्चों की दुनिया उजाड़ने को, फिर भी मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ कविता बच्चों को बचाने के बारे में। क्या बात है, क्या बात है भाई भास्कर जी, वाह।
मैं लिख रहा हूं और पढ़ रहा हूं कविता बच्चों को बचाने के बारे में। यह कविता ही है जो मिसाइल के टुकड़ों से पटी जमीन पर शिद्दत से खड़ी है। यह कविता ही है जो मिसाइल के टुकड़ों से पटी जमीन पर शिद्दत से खड़ी है। यह कविता ही है जिसकी गंध बारूद और जलते हुए मानव मांस की तीखी बास के बावजूद मैं अब भी महसूस कर रहा हूं। यह कविता ही है जिसकी गंध बारूद और जलते हुए मानव मांस की तीखी बास के बावजूद मैं अब भी महसूस कर रहा हूं। बहुत अच्छा। और कुछ कविताएं प्रशांत भाई बताएंगे मुझे जब बंद करनी हो या नहीं, तो आखिरी बहुत कविता समय पढ़ है, दूं? आज तो आप अकेले ही हैं। नहीं, कुछ और 5-7 मिनट और पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल है बिल्कुल सुनाइए, समय है। और कविता का शीर्षक है ईश्वर। सोचता हूँ एक सीढ़ी लगा लूं, सोचता हूँ एक सीढ़ी लगा लूं धरती से स्वर्ग तक और उतार लाऊं ईश्वर को, ढाल बनाकर खड़ा कर दूं उन बच्चों और उस बच्चे के बीच जो ईश्वर और खुदा की लड़ाई में चाकू लिए तैयार खड़े। बचने ही चाहिए बच्चे, बचने ही चाहिए बच्चे, भले ही मारा जाए ईश्वर, मुझे कोई गिला नहीं। बहुत सही। बहुत बचने ही अच्छा। चाहिए बच्चे, भले ही मारा भले ही जाए मारा ईश्वर, जाए ईश्वर। मुझे कोई गिला नहीं। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुकेंगे। दूसरी कविता है उसने कहा। उसने कहा बहुत कड़क है वह, मर्द की तरह डांटती है। उसने कहा रौबदार है उसकी आवाज, वह मैनली वुमन है, बच्चे डरते हैं उससे। उसने कहा कितनी ताकत है उसके पास, बुलेट चलाती है फर्राटे से, मर्द की तरह। उसने कहा क्या खेलती है वह, खेलते खेलते चीखती है, मर्द की तरह। उसने कहा वह छिपाती नहीं कुछ भी, इतना बोल्ड लिखती है, मर्द की तरह। उसने कहा बच्चों को पाला है उसने अकेले, पिता की तरह। कहा नहीं उसने, कहा नहीं उसने वह औरत है, औरत की तरह। वाह, वह औरत है, औरत की तरह। बहुत सशक्त। अच्छा है भास्कर जी, वाह। शीर्षक है वे। वे भेड़ें नहीं हैं जिनकी ऊन उतारी जाती है, वे सांप नहीं है जिनकी खाल खींची जाती है, वे बकरियां और मेमने भी नहीं हैं जिन्हें ज़िबह करने से पहले नरम कोमल पत्तियां खिलाई जाती हैं। वे आदमी हैं जिनकी शक्ल बनमानुष से कम, आदमी से ज्यादा मिलती वाह, है। वे आदमी हैं जिनकी शक्ल बनमानुष से कम, आदमी से ज्यादा मिलती है। दरअसल वे आदमी ही हैं जिनकी खाल खींची जा रही है, लात और फूसे बरसाए जा रहे हैं, ज़िबह किया जा रहा है, पत्तियों से मिलता जुलता कुछ खिलाकर। वे जीवित हैं ज़िबह से पहले, वे जीवित हैं क्योंकि ज़िबह से पहले जरूरी है उनका जीवित रहना। वे जीवित हैं क्योंकि ज़िबह से पहले जरूरी है उनका जीवित रहना। अच्छा। इन दिनों कम दिखाई पड़ते हैं सांप, छुछुंदर, नेवले और खरगोश। बिल्लियां भी गिनती की ही बची है घरों में। आंगन से जा चुकी हैं कब की गौरैया, पंडुकी और मैना। इन दिनों जब कंक्रीट के जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं, सुनाई पड़ने लगी है जंगल के बाहर भी जंगल में चल रही धाएं धाएं। दूर तक पक्की सड़कें भी थरथराने लगती हैं,
गोलियों की गूंज और आरडीएक्स के धमाकों से, अखबारों के मुख पृष्ठ दिखाई देते हैं लाल। इन दिनों मारे जा रहे हैं आदिवासी, इन दिनों मारे जा रहे हैं आदिवासी, कभी नक्सलियों तो कभी मुखबिरों के नाम पर। छीज रहे हैं धान के खेत, धान का कटोरा रह गया चम्मच के आकार का। गायब हो चुके हैं खेल के मैदान, उनकी जगह इमारतें, शॉपिंग मॉल और स्टेडियम, जहां खेला जा सकता है आईपीएल, जो पी जाते हैं एक दिन में 10 धान के खेतों का पानी। तरक्की की राह पर देश, जंगल, आदिवासी और खेतों की कीमत पर। इन दिनों तरक्की की राह पर देश, जंगल, आदिवासी और खेतों की कीमत पर। दो छोटी छोटी कविताएं और पढ़ता हूँ। जी जी, स्वागत है भास्कर जी, अच्छी कविता है, वाह। चूड़ियां। बाजार से बाहर निकाली जा रही हैं कांच की चूड़ियां, बाजार से बाहर निकाली जा रही हैं कांच की चूड़ियां, लाल, नीली, हरी, पीली। क्या चूड़ियों की आवृत्ति से ऐसे ही बाहर निकल रही है लड़कियां? क्या चूड़ियों की आवृत्ति से ऐसे ही बाहर निकल रही है लड़कियां? या चूड़ियां बनाने वालों की तरह ही फंसी हुई आवृत्ति के भीतर बंद आंखों से देखती हुई सपने, रंगीन रंगीन जैसे चूड़ियां, रंगीन जैसे चूड़ियां। शुतुरमुर्ग। मैंने बंद कर ली आंखें और सोचा शुतुरमुर्ग की तरह कि अंधी है दुनिया। मैंने बंद कर ली आंखें और सोचा शुतुरमुर्ग की तरह कि अंधी है दुनिया। जम्हाई ली मैंने और सोचा चिड़ियाघर में कैदी शेर की तरह उबासियां ले रही है सारी दुनिया। चुप हो गया मैं और सोचा शीत निद्रा में पड़े ध्रुवी भालू की तरह कि इन दिनों ऐसी ही है दुनिया, इन दिनों ऐसी ही है दुनिया। और आखिर में तानाशाह शीर्षक की एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं। वाह वाह, तानाशाह। उससे न चींटियां डरती हैं न कोई चूहा, वह स्वयं डरता है कॉकरोच से। उससे न चींटियां डरती हैं न कोई चूहा, वह स्वयं डरता है कॉकरोच से। और कॉकरोच देखते ही बंदूक तान देता है। शह और मात के खेल का उस्ताद तानाशाह हुआ। शह और मात के खेल का उस्ताद तानाशाह हुआ। समुद्र की ओर देखकर पेशाब करता है और डुबा देता है, और डुबा देगा आधी दुनिया समुद्र के पानी में, ऐसा सोचता है। तानाशाह वह समुद्र की ओर देखकर पेशाब करता है और डुबा देगा आधी दुनिया समुद्र के पानी में, ऐसा सोचता है। शुक्रिया। भास्कर भाई, अभी 3-4 मिनट और सुनाइए आप। कविताएं सामने हो तो सुना दीजिए 2-4 छोटी छोटी। अच्छा है कविता, एक छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाता हूँ। फिलिस्तीन। वे सोचते हैं फिलिस्तीन फुटबॉल है, और वे फुटबॉल की तरह मारते हुए गोल पोस्ट के पार धकेल देंगे फिलिस्तीन को। क्या बात। वे सोचते हैं फिलिस्तीन फुटबॉल है, और वे फुटबॉल की तरह मारते हुए गोल पोस्ट के पार धकेल देंगे फिलिस्तीन को। पर वे भूल जाते हैं फुटबॉल खेल शगल है फिलिस्तीनियों का, और वे प्यार करते हैं फुटबॉल को जी जान से, और वे प्यार करते हैं फुटबॉल को जी जान से। अच्छा, गजा कविताएं काफी सारी मैंने उस शीर्षक से लिखी, एक सीरीज जैसी है। उसमें से एक छोटी सी कविता कि गजा में बच्चे कांप रहे हैं भय से, क्या यह दुनिया को समझने के लिए काफी नहीं है कि बच्चों के कांपने का मतलब समूची कायनात के कांपने का संकेत है। गजा में बच्चे कांप रहे हैं भय से, क्या यह दुनिया को समझने के लिए काफी नहीं है
कि बच्चों के कांपने का मतलब समूची कायनात के कांपने का संकेत होता है, इसके लिए किसी महान नोस्ट्राडामस के भविष्य बताने के इंतजार की जरूरत नहीं होती, और न ही टाल सकती है कायनात के कांपने को कोई महायज्ञ या महापूजा ही। कांपना कायनात का थमेगा तभी जब बच्चों का कांपना थमेगा और लौटेगी उसके चेहरे पर हंसी। अच्छा, कांपना कायनात का थमेगा तभी जब बच्चों का कांपना थमेगा और लौटेगी उनके चेहरे पर हंसी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे बहुत भाषण, वाह बहुत वाह, शानदार अच्छा, कविताएं रही और आज के समय के शांति, हिसाब से बहुत उपयुक्त कविताएं भी रही जो अशांति का माहौल है सब में। तो शुक्रिया भास्कर भाई इन शानदार कविताओं के लिए, बहुत सशक्त रचनाएं बहुत बहुत आपकी हमें। शुक्रिया मुझे ये मौका, ये अवसर देने के लिए प्रशांत भाई और सुरेश जी, कौशिक किशोर जी, धन्यवाद। अब मेरा ख्याल है हम लोग जैसा कि तय था आगे बढ़े। आ, भास्कर भाई की कविताओं पर कौशल जी अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे जी जी, और उसके बाद फिर समय रहा तो हम लोग इक्का दुक्का कविताएं अपनी भी सुनाएंगे, यानी कौशल जी हैं, मैं जी हैं। तो मैं इससे पहले कि कौशल किशोर जी अपना वक्तव्य शुरू करें, मैं थोड़ा उनका परिचय दे दूं। 1951 में बलिया में आपका जन्म हुआ। युवा लेखन परिपत्र तथा जन संस्कृति का संपादन आपने किया और दैनिक जन संदेश टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ सृजन में संपादन सहयोग आपका लगातार रहता है। लखनऊ से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका रेवांत के आप प्रधान संपादक हैं। जन संस्कृति मंच की स्थापना जब 1984 में हुई थी, तब उनके उस संस्था के संस्थापकों में आप रहे हैं और पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव आप रहे जन संस्कृति मंच के। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपके 2 कविता संग्रह हैं। कोरोना त्रासदी के समय आपने 4 महीने तक लगातार प्रत्येक रविवार को विभिन्न कवियों की कविताओं का पाठ किया था और बाद में एक संकलन उन कविताओं का प्रकाशित किया आपने दर्द के काफिले नाम से, जिसमें बहुत ही शानदार कविताएं जो हैं संकलित की गई हैं। वैचारिक व सांस्कृतिक लेखों का संग्रह प्रतिरोध की संस्कृति तथा शहीद भगत सिंह और पाश अंधियारे का उजाला, ये 2 आपकी वैचारिक किताबें भी हैं। प्रकाशन के लिए भी आपकी 3 किताबें तैयार हैं, जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। प्रेम, प्रकृति और स्त्री जीवन पर लिखी कविताओं का संकलन जिसका नाम है दुनिया की सबसे सुंदर कविता। दूसरी किताब है आपकी समकालीन कविता पर आलोचना पुस्तक और तीसरी किताब आपकी है सामयिक विषयों पर लिखे लेखों का संग्रह। इसके अलावा लगातार आप लिखते हैं पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में। आपकी बहुत सी कविताओं का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और एक महत्वपूर्ण सम्मान आपको मिला है, जन कवि केदारनाथ अग्रवाल सम्मान 2021। इसके अलावा भी बहुत से सम्मान आपको हासिल हैं, बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय कौशल किशोर जी का कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। भास्कर चौधरी जी की कविताओं पर जो उनकी समीक्षा है, इसके अलावा समकालीन कविता पर भी अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें तो आपका स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है कौशल जी। धन्यवाद प्रशांत जी। और सबसे पहले तो मैं जीएन साईं बाबा को याद करूंगा और भास्कर जी ने शुरुआत में ही उनकी एक कविता का पाठ भी किया, मैंने मरने से इनकार किया। और साईं बाबा का जाना हमारे जनतंत्र पर यह एक प्रश्न चिन्ह भी है। और साईं बाबा को लेकर के मुझे चेरा बंडा राजू की याद आती। उन्हें भी इमरजेंसी में बंद किया गया था और तब तक करीब में 7-8 साल जेल में रखा गया। और जब इस व्यवस्था इस नतीजे पर या इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि अब ये बचेंगे नहीं, तब उन्हें जेल से बाहर ले आया गया। और साईं बाबा के साथ भी
10 साल, और जिनका 90% शरीर का हिस्सा विकलांग रहा, उन्हें अंडा सेल में रखा गया, है ना, और जिस तरह की यातना दी गई, और बाद में कोई ठोस सबूत भी नहीं रहा जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा उन्हें जमानत दी, उन्हें रिहा किया, वो जेल से बाहर। तो हम सब लोग इस जुल्म तंत्र के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, है ना, और साईं बाबा की स्मृति को सलाम करते हैं, और संघर्ष को जारी रखने का संकल्प भी हम लेते हैं। दूसरी बात, कविता मुंबई। देखिए, मैं स्वयं कविता मुंबई के आयोजन में 14-15 सितंबर को शामिल हुआ, और एक ऐसा आयोजन जिसकी गूंज सुनी जा रही, दूर दूर तक उसकी गूंज पहुंची है। और देखिए किस तरह से कविता मुंबई ने कविता के साहित्य और संस्कृति के समाज को एकजुट किया है। उसी का ये उदाहरण है कि आज वह यह यूट्यूब या यह ऑनलाइन मंच पर भी कविता मुंबई की आहट सुनाई दे रही है, और आज यह दूसरा एपिसोड है। इसके लिए मैंग जी, भूपनाथ जी, प्रशांत जी, जो ये पूरा त्रिकोण है, यह वास्तव में वह केंद्र है, जो इस कविता मुंबई को कहिए तो वो अब साहित्य मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। जैसा भूपनाथ जी ने बताया कि अगले महीने जनवरी में हम लोग कथा मुंबई करने जा रहे हैं, तो एक स्वागत योग्य, और यह दरअसल दूसरे अन्य शहरों, कस्बों, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय, माने एक प्रेरक तत्व का यह काम करेगी। तो मैं कविता मुंबई को इस बात के लिए, और कविता मुंबई का मैं अपने आप को भी उसका हिस्सा मानता हूँ, है ना। कविता मुंबई का मतलब सिर्फ कविता मुंबई तक सीमित नहीं है, दरअसल उस कविता से उसका सरोकार है, मतलब है जो जीवन की कविता है ना, इस समय को रचने वाली कविता है। और जब मैं इस बात को कहता भी हूँ कि समकालीन कविता का ये सबसे बड़ी खूबी और विशेषता है कि हिंदी कविता तो बहुत दिनों से अपने समय से जुड़ती रही है, लेकिन जितना प्रत्यक्ष, जितना सजीव, जितना जीवंत जुड़ाव अपने समय से, उसके द्वंद से, उसके स्मृतियों से है, उतना जीवंत जुड़ाव इसके पहले हम कम ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है, लेकिन कम ही। अब जैसा हमने अभी भास्कर चौधरी की कविताओं को सुना, है ना, वो किस तरह से मतलब उसमें पूरा जीवन धड़कता है। जैसे वो शुरुआत ही कहते हैं कि वह कहां से कहां कविता ले जाती, मतलब उसकी बुनावट और उसकी पहुंच को भी देखने की जरूरत है। एक बूढ़ा बैल, जब बूढ़े बैल को एक बूढ़ा पिता से, हमारे समय में जो बुजुर्गों की जो हालत हुई, 1 मिनट में थोड़ा सा, जो बुजुर्गों की हमारे समाज में जो हालत होती जा रही है, उपेक्षित हो रहे हैं, उस पूरे दर्द को कविता ले आती है। आपकी कविता जो चयनित कविताएं हैं, उस पर मैंने उसकी भूमिका भी मैंने लिखी थी, और मेरे पसंदीदा कवि हैं। मतलब आपकी कविता में बच्चे तो केंद्र में हैं ही, लेकिन बच्चों के द्वारा आप एक पूरा समाज, दुनिया रचते। वहां माँ है, पिता है, प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, खरगोश हैं, बिल्लियां हैं, चूहे हैं, मतलब अपने समाज की सारी मनुष्य के इर्द गिर्द रहने वाली वो सारी चीजें हैं, वनस्पतियां हैं, प्रकृति है, और जिस तरह से वो चीजें नष्ट की जा रही हैं, उस पर भी कवि की निगाह।
कभी आपको सिर्फ अपने समाज तक ही नहीं, वो बच्चों को लेकर जाता तो वहां अफगानी बच्चे हैं, गाजा के बच्चे हैं, सीरिया के बच्चे हैं, यूक्रेन के बच्चे हैं। मतलब कविता कैसे एक इसीलिए मैं इनकी कविताओं के बारे में मेरी ये टिप्पणी है कि यहाँ कोई सरहद नहीं है। जैसे हवा के लिए, बादलों के लिए, परिंदों के लिए कोई सरहद नहीं होती, परिंदों का कोई सरहद नहीं होता, उसी तरह आपकी कविताओं में कोई सरहद नहीं। ये कविताएं उस दर्द को जीती हैं जो भारत के बच्चों का ही दर्द नहीं है, बल्कि गाजा के बच्चों का दर्द। और इसीलिए उस संग्रह, जो नया संग्रह है, बच्चे बचने चाहिए, क्योंकि गाजा में जो 40,000 एक साल के अंदर जो मारे गए, उसमें आधे से अधिक बच्चे। यह दर्द कविता ले आती है। इसी तरह से आपकी कविताओं में उन शक्तियों की भी पहचान है, जैसे तानाशाह को ले आते हैं तमाम, और तानाशाह जो करता है, किस तरह से दुनिया, आज हमारी दुनिया धीरे धीरे एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां पर कहते हैं कि मनुष्यता के लिए कोई जगह नहीं। और यही कारण है कि कविता के बारे में कहा जाता है कविता की सबसे ज्यादा जरूरत। मुझे रामचंद्र शुक्ल याद आते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ेगी, कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी, लेकिन कविता लिखना उतना ही कठिन होता जाएगा। तो यह समय है, क्योंकि आप देखें कि सबसे पहले कविता ही कहीं पहुंचती है। कोरोना का समय था, शाहीन बाग का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, कविता ही सबसे पहले पहुंची, बाद में दूसरी विधाएं पहुंची हैं, वहां भी चीजें आई हैं, क्योंकि उन विधाओं में जो तैयारी की जरूरत होती है उससे अलग कविता की तैयारी होती है, क्योंकि कविता मानव मन और संवेदना से जुड़ती है। सबसे पहले भाव विचार, है ना, मनुष्य के अंदर जो भाव है ना, सबसे पहले। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दिनों में सबसे पहले कविताएं लिखी गई, और सोशल मीडिया ये माध्यम बन गया। तो हर नकारात्मक चीज में भी एक सकारात्मकता आती है। तो मैं तो समझता हूँ तो उसने एक नया मंच लॉकडाउन ने हम लोगों को दे दिया, जो आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, बात कर रहे हैं। आप मुंबई में हैं, आप कोरबा में हैं, हम लखनऊ में हैं। आज सीधे सीधे हम लोग बात कर रहे हैं और अपनी चिंता को, अपने चिंतन को, अपने सरोकार को, अपनी संवेदनाओं को आपस में साझा कर रहे हैं। तो यह दौर है जब कविता की सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही कारण है कि कविताएं खूब लिखी जा रही हैं। यह अलग बात है कि उनमें कविताएं कितनी हैं, ये तो बाद में तय होता रहेगा। मयंक जी, इस पर बहस भी होती रहेगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि लिखा जाना, कविता में कविता नहीं, कविता में जीवन का लिखा जाना, अपने समय बोध का लिखा जाना, यह बहुत जरूरी है। तो आज हम लोगों ने भास्कर चौधरी जी की कविताएं सुनी, और बहुत संवेदित करने वाली कविताएं थी। यहाँ पर इनकी कविताओं की भूमिका मैंने लिखते हुए कहा, ये भास्कर चौधरी की रचनाशीलता किसी अंतर और गाय के द्वंद के बीच उनकी रचनात्मक इसी उनकी दुनिया कैसी, इसमें जैसा मैंने शुरू में कहा, पिता है, पत्नी है, मुनिया है, बच्ची है, काली लड़की है, मजदूर है, आस पड़ोस है, पलाश के खिलने का मौसम है, तो वहीं रोहिंग्या है, अफगानी बच्चे हैं, गाजा पट्टी, सीरिया, इराक से लेकर राजा, तानाशाह, अमेरिका और उनका साम्राज्य। और इस तरह से जो आज कविता को जहां खड़ा होना चाहिए,
आज कविता को जो संबोधित करना चाहिए, कविता को जो काम करना चाहिए, आज वह काम भास्कर चौधरी की कविता करती है। और इसीलिए हमने कहा भी कि ये उम्मीद भी नहीं छोड़ते हैं, अपनी कविता में उम्मीद भी लाते हैं, क्योंकि कविता अगर स्मृतियों को हमारा ताजा करती है तो वह अपने अंदर हमारे भविष्य की उसमें गूंजे भी होती है, आहट भी होती है, और यह चीजें इनकी कविता में मिलती है। तो भास्कर चौधरी हमारी उम्मीद है, और इस उम्मीद को मैं अपना सलाम भी करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत आभार कौशल किशोर सर इस समीचीन समीक्षा के लिए। और वास्तव में आज जो घटनाक्रम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इस पर बहुत ही ज़रूरी टिप्पणी करती भास्कर भाई की कविताएं आज हमने सुनी। 50,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी हैं, और ये चीज़ है कि ये रुकने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। वीर रस की कविताएं पढ़ी जा रही हैं नेतन्याहू की तरफ से और उनके जो सपोर्टर्स हैं यूरोप में, अमेरिका में। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सबको सुबुद्धि मिले और ये चीज़ें रुकें। मेरा ख्याल है अब 10-15 मिनट हम लोग थोड़ा एक नया मोड़ दे दें इस कार्यक्रम को, जिससे थोड़ी वैरायटी भी आ जाएगी। स्वागत है भाई, स्वागत जी। और क्योंकि कौशल जी से कविताएं भी पढ़वाई है, आपसे भी आप भी पढ़ेंगे सर? नहीं, मयंक जी से सुनना चाहेंगे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए कौशल जी, आपने थोड़ा व्याख्यान दिया है, तो मयंक जी से पहले सुन लेते हैं और बाद में एक आध कविता मैं पढ़ देता हूँ। जी आप सुनाइए सर। देखिए, हमारे सारे प्रिय जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम बहुत दिल से चाहते हैं, जिन्हें सुनना चाहते हैं, जिनके बीच बैठना चाहते हैं, जिनके साथ काम करना चाहते हैं। भास्कर जी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ सोशल मीडिया पर, इनको फॉलो करते हैं, पढ़ते रहते हैं। बड़ी ऊर्जा मिलती है जब हम अपने किसी साथी को अपने जैसा लिखते, पढ़ते, सुनते, काम करते हुए पाते हैं, तो थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ जाती है। और कविता को लेके तो मेरे मन में बहुत अच्छे ख्याल है। मेरा तो मानना है कि अगर कोई मनुष्यता कहीं बची हुई है और उसको बचाने में किन्हीं लोगों का योगदान है, उनमें कविता का बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा शायद हम मुँह फेर लेते, हमारे में कोई मनुष्यत्व तो रहता ही नहीं। लेकिन ये कविता है जो हमारे बीच पुल का काम करती है, जोड़ती है हमें। और आप चाहे जहाँ चले जाएं, जिस सबब में चले जाएं, एक्सटेंडेड सबब में चले जाएं, कोई प्यारा सा व्यक्ति कवि वाला मिल जाता है तो कितना मन प्रफुल्लित होता है, कितना अच्छा लगता है कि एक हमारे जैसा हमारा आदमी मिल गया। ये जो अपनापन है, एक दुनिया बहुत बढ़ रही है, बहुत बदल रही है। हमको लगता है कि आने वाले समय में एक जो पहचान, जिस सूत्र की हम बात कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो धीरे धीरे मिट भी जाएगी, क्योंकि ये नई सदी और जो नया समय है उसको जीने नहीं देगा। सारे आक्रमण तो उन्हीं पर किए जाते हैं ना, उन्हीं तत्वों पर जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रहना चाहते हैं, एक मनुष्य को जीने के लिए उकसाते हैं या जीने के लिए प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इन तमाम प्रतिरोधों को, तमाम संवेदनाओं को नष्ट करने का उपक्रम पूरी दुनिया में लगी हुई है। जो नई चीज़ें आ रही हैं, हम बहुत दावा करते हैं कि विकास होगा और बहुत जनता के समय के लिए, मनुष्यत्व के लिए लाभ का होगा, लेकिन अब जितना लाभ कम मिलता है, लाभ कुछ लोगों तक पहुंचता होगा, लेकिन विनाश ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में एक सूत्र है जो पूरे देश भर में या दुनिया भर में, जो हम लोग समान चेतना वाले लोग हैं, आप देख लें चाहे जिस देश में जहाँ भी हो, वही चुनौती बन के खड़े हो रहे हैं सत्ता व्यवस्था के सामने। अन्यथा तो सारे लोग घुटने टेके हमको नजर आते हैं। आप जहाँ भी देख लेंगे, कब किसको घुटना टिका देगी व्यवस्था कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिरोध कहीं बचा है, एक उम्मीद कहीं बची हुई है, तो इन्हीं लोगों में है, इन्हीं संस्कृत कर्मियों में है, इन्हीं लोगों में है, इन्हीं चेतना संपन्न लोगों में है, जिन्होंने प्रतिरोध का एक बिगुल बजा रखा है। देर सवेर एक नई पीढ़ी आएगी जो उम्मीद की किरण के जैसा हमारे सामने आएगी। ठीक है, उन चुनौतियों से हम निपट नहीं पा रहे हैं, हम समर्थ नहीं हैं, या हमारे सामर्थ्य को नष्ट करने के भी उपक्रम लगातार किए गए हैं, तो हम कविता तो एक हमारे दिल को
अच्छा लगने वाली चीज़ है ना, हमें जोड़ने वाली चीज़ है। हम कभी उस नज़र से उसको देखे ही नहीं। ये प्रतिरोधी स्वर कब हो सकती है, ढाल तलवार कब बन जाएगी कविता। कई बार ये बनती है जब आंदोलनों में हम देखते हैं कि शब्द जो है, चाहे वो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का दौर रहा हो, कवियों ने शब्द दिया, आज़ादी के बाद भी हो। किसकी पंक्ति है सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि आज जीत की राज पहुरी है, सो सो मत जाना। हम जीते जरूर हैं, लेकिन दुश्मन हमसे सजग और हमको देख रहा है। अगर सोए हम, फिर सो जाएंगे। तो ये समय भी इसी तरह का है, हमें जागते रहना है, हमारी संवेदनाओं को बचा के रखना है। हमसे जुड़े जो वैचारिक संबंध साथी हैं, चाहे जहाँ भी वो सक्रिय हों, उन्हें जोड़ते रहना है, उनसे जुड़ना भी चाहिए। अगर संभव जाके नहीं हो पा रहा है, तो जिन माध्यमों से आज आधुनिक तंत्र का जो माध्यम है, इनसे भी हम जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। हमको अच्छा लगता है कि भास्कर जी हमारे एक दिवंगत साथी के प्रति अभी उन्होंने पहली कविता जो पढ़ी, हम मरना नहीं चाहते थे। क्या बात है, हम में से कौन है जो मरना चाहता है। हम चाहते हैं कि अंतिम सांस तक प्रतिरोध करें और हमारे साथ उठ खड़े हों सैकड़ों हजारों हाथ, जो सत्ता व्यवस्था को चुनौती बन के दिखाई पड़े। वो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कोई ना कोई लोग तो जुड़ेंगे। ठीक है, हमसे पहले एक अलग तंत्र था, अलग समाज था, हमको कुछ स्थितियों ने बदला और थोड़ा ये मौका तो दिया, चाहे वो जनतांत्रिक व्यवस्था ने या हमारे श्रम संघर्ष ने हमें इतना शब्द स्वर दिया कि हम प्रतिरोध तो कर रहे हैं, उसको जिंदा रख रहे हैं। अगर वो बोरसी में या ऊपरी पर आग अगर जिंदा रहेगी, तो देर सवेर कहीं ना कहीं किसी तक उसकी लौ पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कविता की ये लौ देश के विभिन्न अंचलों में जाएगी। और यहाँ मुंबई से प्रशांत जी जैसा एक योग्य व्यक्ति, कविता मुंबई की सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं, ये मिले हैं हमारे साथ, तो हम जोड़ेंगे, पूरे देश को जोड़ेंगे साथी। जहाँ जहाँ भी जो स्वर हमें अच्छा लगता है, जिनसे हम जुड़े हैं, 4-4, 5-5 हज़ार लोग हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। और मेरा उम्मीद है हम उन्हीं साथियों से जुड़ते हैं जो हम लोगों के मन मिजाज वाले हैं, तो उनको इन माध्यमों से जोड़ के और करीब लाएंगे ना। अगर हम जाने में असमर्थ हैं या उनके बुलाने में असमर्थ हैं, इस माध्यमों से हम उनको जोड़ेंगे। कविता मुंबई सर एक काम करेगी, धीरे धीरे साहित्य की जितनी विधाएं हैं हम आपको याद करते रहेंगे। कौशल जी, आप बहुत प्रेरित करके हम लोग को गए हैं। ऐसा नहीं कि आयोजनों में उसके बहुत सारे सेटबैक होते हैं। हम लोग चूँकि संयोजन हम लोगों को सिखाया गया है कि दरी बिछाने से लेके स्टेज सजाने से लेके और पहली मुट्ठियाँ भींचने तक आप आगे रहो। हम वो साथी हैं जो आगे रहेंगे और जोड़ेंगे सबको। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशांत जी धीरे धीरे इस कारवां को हम बढ़ाएंगे, चाहे जिस तरह से बढ़ाएं, कविता में बढ़ाइए, कहानियों में बढ़ाइए। और जिन इतर भाषाओं के लोगों को हम जोड़ रहे हैं, प्रशांत जी वो होमनाथ जी हैं, तो जाहिर है कि दूसरी भाषाओं के हम ही लोगों की तरह की सोच वालों से जुड़े हैं, उन्हें जोड़ेंगे। उनकी कविताओं का अनुवाद भी साथ पहले से रखेंगे। इन केस कहीं हम में से किसी से कोई व्यतिक्रम हुआ तो कविताओं का ईश्वर हम बुलंदी पर रखेंगे, पाठ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मेरे ख्याल से अब समय हो गया, कौशल जी से एक दो कविताएं सुन लीजिए अगर समय है तो, अन्यथा विराम। 5-7 मिनट का समय है और क्योंकि आप म्यूट हैं प्रशांत कर जी। लेना नहीं नहीं, हाँ एक मिनट, ये मेरा ख्याल अभी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि कौशल जी प्रेरणा का स्रोत है, मैं तो उनको प्रेरणा का पावर हाउस कहूंगा, ऊर्जा का अरे पावर नहीं, हाउस जी। आपने मुंबई आके उस प्रोग्राम को तो भी बहुत अच्छी एक तरह से सिपाही सफल हूँ, बनाया है जी। इस आंदोलन का सिपाही हूँ, आपके आंदोलन का जी, और मैं आपका औपचारिक परिचय तो दे चुका हूं, मैं थोड़ा सा नए नहीं। दर्शकों को मयंक जी के बारे में बताना चाहूंगा कि मयंक जी के पिछले मेरा ख्याल है 55 सालों से लगातार मुंबई के साहित्यिक, हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य के एक तरह से आधार स्तंभ बने हुए हैं और सारी गतिविधियां आपके इर्द गिर्द होती हैं। और नौकरी के साथ आपने बहुत ही एक्टिव तरीके से चीजों को मैनेज किया है, संचालित किया है लगातार। और मुंबई के बाहर से जो भी लेखक और कवि इन 50-60 सालों में आए हैं मुंबई, लगभग शायद सबके कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया, सब जगह आप मौजूद रहे और आपके ही आसपास सब कुछ केंद्रित है। तो मयंक जी ऐसी विभूति हैं और संयोग से
इस यज्ञ में भी आप शामिल हैं, आपके ही मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है। और मैं तो आपका एक कहना चाहिए सिपाही हूँ या हनुमान हूँ आपका, मयंक सर। खैर, तो मयंक जी एक कविता सुनाएं आप। जी म्यूट है मयंक जी, म्यूट। अनम्यूट करिएगा सर। जी सर, एक कविता मैं पढ़ दे रहा हूँ और कौशल जी से भी हम चाहेंगे एक वो पढ़ेंगे, वहीं से समापन करें। घर में है सर शीर्षक, घर में। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, घर में सब कुछ ठीक ठाक था, एक भरोसे को छोड़कर जो धीरे धीरे टूट रहा था। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, एक भरोसे को छोड़कर जो धीरे धीरे टूट रहा था। घर में बहुत कुछ चीज़ें थीं जिन्हें होना था, घर में बहुत कुछ चीज़ें थीं जिन्हें होना था। कुछ कायदों को छोड़कर जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे थे, कुछ कायदों को छोड़कर जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे थे। घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसे नहीं होना था, घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसे नहीं होना था। कुछ विचारों को छोड़कर जो धीरे धीरे जगह बना रहे थे, कुछ विचारों को छोड़कर जो धीरे धीरे जगह बना रहे थे। घर में जो खिसक रहा था वह पुराना था, घर में जो खिसक रहा था वह पुराना था, जो जुड़ रहा था नया था। एक पीढ़ी से दूसरी में ऐसा ही होता आया है, एक पीढ़ी से दूसरी में ऐसा ही होता आया है। घर को नए सिरे से रचने व संवारने की जरूरत है, घर को नए सिरों से रचने और संवारने की जरूरत है। एक कविता और कहें तो पढ़ दें सर, समय है प्रशांत जी? या कौशल जी से सुन के समाप्त कर दें, हो गया है जी। आपकी इच्छा है तो छोटी सी सुना दीजिए। जी जी प्रशांत जी। जी सुनाइए सर प्लीज। अच्छा जी। शीर्षक है दुख। यदि कोई दिल पर हाथ रखकर बताए अपने सबसे करीबी का नाम, यदि कोई दिल पर हाथ रखकर बताए अपने सबसे करीबी का नाम, वह दुख के बारे में ही बतलाएगा, वह दुख के बारे में ही बतलाएगा। सगों के बारे में जानने पर सबसे सगा दुख ही होगा, सगों के बारे में जानने पर सबसे सगा दुख ही होगा। अपनों परायों की पड़ताल करते हुए जिसकी पहचान होगी सबसे निकट दुख ही होगा। फिर एक सवाल पूछा जाएगा, शायद सुख के बारे में लोग कह उठेंगे, सुख को सजोना पड़ता है, जबकि दुख बांटते बांटते भी अपने हिस्से में बचा रह जाता है, जबकि दुख बांटते बांटते भी अपने हिस्से में बचा रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोनों कविताएं बहुत अच्छी लगी सर। जी सर जी, बहुत सुंदर, बहुत। कौशल सर आप सुनाएंगे। बहुत अच्छी कविताएं हमने दोनों, दुख और नया घर में नया रचने की ख्वाहिश जो है मयंक जी को सलाम। सुख को संजोना पड़ता है और दुख बांटने जी के जी बाद बचा रह जाता है। बचा रहे, ये शानदार क्या बात है। यही है, यही यथार्थ, यही जीवन सच्चाई है। अच्छा ये बताइए कितना मिनट और रह गया है? अभी 5-6 मिनट है। हाँ ठीक है, ठीक। 5 मिनट एक छोटी कविता और एक युद्ध पर ही मेरी दोनों जी सर, कई जी, कविताएं हैं, उसमें से मैं दो। एक तो फिलिस्तीन शीर्षक से है, और ये कविता जो पिछला 2020 के आसपास जो फिलिस्तीन पर जो गाजा पट्टी पर जो हमला हुआ था उसी दौरान की ये कविता है कि फिलिस्तीन किसी देश का नहीं, आजादी का नाम है। वह जाग रहा है पिछली शताब्दी से, उसकी आंखों में नींद नहीं, मेरी नींद भी उसी के पास चली गई। मैं धरती को स्पर्श करता हूँ, मेरे अंदर एक देश जी उठता है। यह गाजा पट्टी है जहाँ सिर्फ रात है, यहाँ चारों तरफ मलबे और खंडहर है। जिंदगी इन्हीं में बसती, जिंदगी इन्हीं में बसती है। मैं उनके बीच हूँ जिनके बच्चे मार दिए, मैं उनके बीच हूँ जिनके बच्चे मार दिए गए हैं। मैं बच्चों के बीच हूँ
जिनके माँ बाप हलाक हो चुके हैं, यहाँ किसी के पास दुख नहीं, यहाँ किसी के पास कोई दुख नहीं। वे इस नदी के पार जा चुके हैं, उनकी आंखों में नींद नहीं, स्वप्न है, यह स्वप्न ही उनकी आजादी है, यह स्वप्न ही उनकी आजादी। बहुत और एक युद्ध पर ही कविता है। कविता को उस दिन का इंतजार है। युद्ध हुआ है, वह होता रहा है, कभी प्रत्यक्ष हुआ है, कभी अप्रत्यक्ष। 20वीं सदी इसी के लिए जानी जाती है। इस दौर में 2 विश्व युद्ध हुए और शीत युद्ध भी लड़ा गया इसी दौर। इन युद्धों में कौन जीता है या कोई जीत पाया है? प्रश्न आज भी यही है, यह कल भी था, आगे भी रहेगा। युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, कौन जीतेगा, कौन हारा। यहाँ जीतने से अधिक जीतने का स्वांग रचा जाता है। कौरव और पांडव को ही ले, क्या कह सकते हैं कि महाभारत में कौन जीता, कौन हारा? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि बुद्ध के कपाट युद्ध के बाद ही खुलते हैं, फिर जैसे खुलते हैं उसी तरह बंद भी हो जाते हैं। जैसे कलिंग विजय के बाद अशोक ने हथियार त्याग दिए, पांडवों ने महाप्रस्थान किया, दोनों विजेता कहलाए, दोनों विजेता कहलाए। लगा यह युद्ध पर शांति की विजय है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। पर यह जगत है, जो शांति शांति रट सकता है, वह शांति का व्यवहार नहीं कर सकता। युद्धबाजों के लिए युद्ध नशा है, उसकी लिप्सा है। इसने बुद्ध पर युद्ध का वार किया है, बुद्ध बार बार निर्वासित हुए हैं। युद्ध जो लड़ा जाता है वर्तमान में, उससे लहूलुहान होता है भविष्य। इतिहास के तन बदन पर उसने अनेकानेक घाव दिए हैं, मनुष्यता जख्मी हुई है। युद्धबाज नहीं सुन सकता, युद्धबाज नहीं सुन सकता है लोगों की चीत्कार, हाहाकार, पुकार, उनका दर्द, उनकी आवाज। फिर भी ये आवाजें उठती, फिर भी ये आवाजें उठती हैं, वे गोलबंद होती हैं, वे घेरती जाती हैं युद्धबाजों को। एक न एक दिन 30 अप्रैल आ ही जाता है उनकी, एक न एक दिन 30 अप्रैल आ ही जाता है उनकी जिंदगी में, जब वह वही काटता है जो वह होता है। हथियारों का मुख भी उसी की ओर होता है। कविता को उस दिन का इंतजार है, कविता की। बहुत अच्छे से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचनाएं रचे। और तो मेरा ख्याल है कि अब हम समाप्ति की ओर हैं। और एक कविता आप सुनाइए, उसके साथ समाप्त करिए प्रशांत भाई। हाँ प्रशांत जी, आप भी एक कविता अगर समय है तो सुना दें तो अच्छा रहेगा, पूरा हो जाएगा ये अपना। हाँ, 1 घंटे का टारगेट रहता है, 55 मिनट करीब हुए हैं। हाँ तब तो है ही 5 मिनट। जी जी जी। तो एक कथादेश में अभी अक्टूबर अंक में कुछ कविताएं छपी हैं, वही मोबाइल में सामने। स्वागत है, पढ़ दें उसी को। जी। कविता का शीर्षक है अभिमन्यु। सड़े गले दिमागों पर कुकुरमुत्तों सी उग आई, भांति भांति के सफेद झूठों की चतुरंगिणी सेना तकनीक की मदद से घेर रही है हर एक सच को। हर एक सच मारा जा रहा है अभिमन्यु की तरह सरेआम। दूसरी कविता का शीर्षक है लकड़बग्घा। आदमी से तो बेहतर ही है लकड़बग्घा, आदमी से तो बेहतर ही है लकड़बग्घा। कानून या अध्यादेश तो नहीं लाता मुर्गियां चट करने के लिए। क्या बात। रात पहाड़ से उतर कर 1 जून का भोजन लौट जाता है चुपचाप।
बहुत खूब, बहुत खूब। आदमी कुर्सी पर चढ़कर लहराता है जीभ किसी फरमान की तरह, दिखाता है दांत दस्तखत की तरह, लगाता बहुत है सुंदर, एक बहुत बढ़िया। आदमी कुर्सी पर चढ़कर लहराता है जीभ किसी फरमान की तरह, दिखाता है दांत दस्तखत की तरह, लगाता है एक अध्यादेशी छलांग और चट कर जाता है इंसान की पूरी बस्ती ही। वाह, अरे और आखिरी कविता, कर लूंगा गुजर मैं, हम्म, ये शीर्षक है। रोटी कपड़ा मकान हवा और पानी की तरह जनतंत्र भी है मेरी बुनियादी जरूरत। तमाम लोग हैं मेरे देश में मुझसे भी ज्यादा महरूम, जिनके लिए है जनतंत्र महज एक विलासिता। वाह, कर लूंगा गुजर मैं कुछ साल और यूं ही उन किसानों की तरह जो झेल लेते हैं वर्षों की अनावृष्टि। हम्म, कर लूंगा गुजर मैं कुछ साल और यूं ही तमाम उन लोगों की तरह जिन्हें नहीं गिना जाता इंसानों में। सोते हैं जो भूखे पेट, पहनते हैं चीथड़े और रहते हैं फुटपाथ पर। कर लूंगा गुजर मैं। शुक्रिया। तो आवाज, आवाज आ रही है ना अभी? जी जी आखिरी ठीक। आखिरी पंक्ति आप ठीक से सुन नहीं पाए, फिर से एक बार यदि हम्म, पढ़ें। एक सेकंड, कर लूंगा गुजर। यानी बिना जनतंत्र के गुजर करने की बात है। लोग रोटी कपड़ा और मकान के बिना गुजर कर लेते हैं, तो कुछ साल हम जनतंत्र के बिना गुजार लेंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये आखिरी पंक्ति भी ऐसी ही थी। तो हाँ, बहुत एक बहुत जनतंत्र। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत आभार। आज के आमंत्रित कवि आदरणीय भास्कर चौधरी, बहुत सशक्त रचनाएं हमने उनसे सुनी। बहुत बहुत आभार भास्कर जी। शुक्रिया कौशल जी प्रशांत ने भाई, एक आपका भी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। कौशल जी ने एक बहुत ही जरूरी वक्तव्य दिया, न सिर्फ भास्कर जी की कविताओं पर बल्कि समकालीन कविता पर भी बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। आदरणीय हृदय मयंक जी ने भी एक तरह से अपने उद्बोधन में इस कविता के पूरे अभियान को और इस यज्ञ को एक तरह से सफल बनाने का आह्वान किया, और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत के स्तर पर कविता के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया। और स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के बावजूद जिनसे वे 1-1.5 साल से जूझ रहे हैं, उनका जोश और उत्साह और हम जैसे लोगों को उत्साहित करने का जो जज्बा है, ये वास्तव में बहुत ही प्रेरक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार एक बार और इस तरह कनेक्शन कट जी गया क्या? शान जी निकल गए हैं, खत्म हो गया कार्यक्रम। जी जी हाँ, निकल। घंटे निकल गए। जी 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 अच्छा, उस समय कनेक्टिविटी। खत्म हो गया होगा जो प्री डिसाइडेड था। तो साथी हम मिलते रहेंगे, और कौशल जी आप ठीक। भेज दीजिएगा वो जो हाँ बुद्धपाल जी का है। तो हम लोग यहाँ हाँ, रखे हैं 19 को, तो यहाँ जी मुंबई जी में है, तो उस पर थोड़ी सी भेज बातचीत दूंगा। है। अभी अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ। जी अच्छा भास्कर जी, नमस्कार। नमस्कार बहुत सर, बहुत नमस्कार। आप दोनों को आप, प्रणाम। जी जी सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कविता मुंबई की तरफ से। फिर दोबारा मिलेंगे साथी। जरूर ठीक। जरूर। ओके आ ओके। गए प्रशांत। आगे हाँ प्रशांत जी। हाँ। जी जी जी। तो गलती से एग्जिट हो गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं 1 सेकंड। ठीक है, वो हो गया है साथी।